हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी इस चर्चा में फांसीवाद के भाग 4 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे फांसीवाद की आलोचनाएं। इससे पहले जो 1, 2, 3 भाग हमने बनाए थे फांसीवाद के, उसके अंतर्गत हमने चर्चा करी थी फांसीवाद के बारे में सामान्य परिचय। भाग 2 में हमने चर्चा करी थी फांसीवाद की का उदय और उसका विकास किस तरह से हुआ, और इसी तरह से भाग 3 में हमने फांसीवाद के प्रमुख विशेषताएं और उसके प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करी थी। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है फांसीवाद की आलोचनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, ऐसे समय में फांसीवादी जैसी विचारधारा एक घृणित विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि ये एक उग्र राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधारा है। जैसा कि हम जानते हैं, तो फांसीवाद को समग्र रूप से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी विशेषताओं के साथ साथ इसमें जो आलोचनाएं हैं जिसकी वजह से ये घृणास्पद विचारधारा बन जाती है, उनको समझना ज़रूरी है। तो आइए चलते देखते हैं फांसीवाद की क्या आलोचनाएं हैं, क्या सीमाएं हैं जिसकी वजह से आज किसी भी रूप में इसकी कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मान लीजिए या स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर आधार पर मान लीजिए, कोई भी इसका समर्थन नहीं करता। भले ही किसी राष्ट्र में फांसीवादी तत्व पाए जाते हों, सर्वाधिकारवादी तत्व पाए जाते हों, लेकिन खुले रूप में फांसीवादी तत्वों को वहाँ की सरकार भी स्वीकार नहीं करती या स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार के रूप में दिखाना ही पसंद करती है। तो आइए चलते देखते हैं फांसीवाद की आलोचना। फांसीवाद, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि एक उग्र राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधारा है और हिंसा और युद्ध का समर्थन करती है। और इसीलिए आज जब विश्व शांति की बात हम करते हैं, यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत हम काम करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती है ये उग्र राष्ट्रीयता आधारित फांसीवाद की विचारधारा। आज का युग विश्व शांति की कामना का युग है। 2 विश्व युद्धों में मानव जाति को अहिंसात्मक साधनों के प्रति निष्ठावान बना दिया है। आज समस्त विश्व समाज का बुद्धिजीवी वर्ग फांसीवादी ताकतों से घृणा करता है और एक घृणा की दृष्टि से फांसीवादी ताकतों को देखता है। फांसीवाद एक अल्पकालीन विचारधारा है, क्योंकि शक्ति और बल के आधार पर किसी भी देश को ज़्यादा दिनों तक चलाया नहीं जा सकता। इसका जन्म प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ और इसी दौरान फांसीवादी ताकतों का सफाया भी हो गया। लेकिन फांसीवाद के अवशेष आज भी कहीं ना कहीं जरूर विद्यमान है। हालांकि फांसीवाद में देश प्रेम, न्यायोचित आर्थिक व्यवस्था और नागरिकों के कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। आज लोकतंत्रीय भावनाओं की जो दुर्दशा हो रही है, उसे देखते हुए फांसीवाद एक सर्वोत्तम व्यवस्था लगती है। कई बार एक बुद्धिजीवी नागरिक भी आज की जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो लोकतंत्र में नागरिकों की जो दुर्दशा हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको देखते हुए कई बार रोष में या गुस्से में लोगों के द्वारा कह दिया जाता है कि फांसीवादी व्यवस्था ही इससे ज़्यादा तो अच्छी है। और ऐसा लगता है कि किसी ताकतवर निरंकुश व्यक्ति के द्वारा ही इस भ्रष्टाचार को या इस दुर्दशा को ठीक किया जा सकता है। लेकिन फांसीवाद अपने आप में इतनी निरंकुश और अत्याचारपूर्ण व्यवस्था है जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों वाली सरकार के मूल्यों वाली सरकार से प्रतिस्थापित किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य में व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का आज भी हमेशा के लिए आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था। इसलिए भले ही लोकतंत्र में कितनी ही बुराइयां हो, उन बुराइयों को ठीक करना ज़्यादा उचित है बजाय फांसीवाद का समर्थन करना। तो इसीलिए
इसकी आलोचना की जाती है कि फांसीवाद किसी भी रूप में लोकतंत्र का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। फांसीवाद अपने आप में एक बुरी विचारधारा है। तो इसकी जो आलोचना के आधार हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये जो विचारधारा है वो विश्व शांति का शत्रु है। फांसीवाद युद्ध और हिंसा का प्रबल समर्थन करता है। जैसा कि मुसोलिनी ने कहा भी था कि युद्ध का महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैसे ही है जैसे किसी भी महिला के लिए मातृत्व का महत्व है। युद्ध नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। तो इस तरह से युद्ध को महिमा मंडित किया गया फांसीवाद में। युद्ध राजनेताओं की तो महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है लेकिन आम जनता की नहीं। मुसोलिनी ने इटली को इसी तरह के कई साम्राज्यवादी युद्धों में धकेल दिया और जिसका नतीजा हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भी भुगतना पड़ा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज कहीं ना कहीं इन्हीं साम्राज्यवादी फांसीवादी ताकतों ने डाली थी। तो राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है, तानाशाह बन सकते हैं, तानाशाहों की जो सरकार है वो स्थायित्व प्राप्त कर सकती है, मजबूत हो सकती है, लेकिन आम जनता को हमेशा युद्ध से नुकसान ही होता है। युद्ध की नीति किसी भी देश को विनाश के रास्ते पर ले जाती है और साम्राज्यवादी युद्ध तो हमेशा ही खतरनाक होता है। शक्ति का प्रसार आम जनता की भावनाओं का गला घोट देता है। इसे सह अस्तित्व की भावनाओं का नुकसान होता है। इससे विश्व मानवता के कल्याण का स्वप्न कभी भी पूरा नहीं हो सकता। युद्ध में निर्दोष लोगों का नुकसान होता है, अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। साम्राज्यवादी युद्धों का प्रबल समर्थक होने के नाते मुसोलिनी ने जिस तरह अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाएं पूर्ण की थी, उनसे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यानी अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विचारधारा ने, साम्राज्यवादी विचारधारा ने संपूर्ण विश्व को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया और इस तरह से विश्व शांति को प्रबल क्षति हुई। इसलिए साम्राज्यवाद का समर्थक होने के नाते फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन किए बिना विश्व कभी सुख की कामना नहीं कर सकता। इसीलिए फांसीवाद विश्व शांति का प्रबल शत्रु है। लोकतंत्रीय आस्थाओं पर प्रहार किया इसने। आज के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वाधिक और सर्व स्वीकृत शासन व्यवस्था के रूप में प्रचलित है, जबकि फांसीवाद ने लोकतंत्र को बातों की दुकान के रूप में कहा कि लोकतंत्र निहायत ही खराब व्यवस्था है। फांसीवाद स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को, जैसे जो लोकतंत्रीय मूल्य हैं उनका विरोधी था। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का पालन करने तक सीमित रह जाती है, क्योंकि मुसोलिनी के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में ही है, कर्तव्य ही उसके अधिकार है। उसका राष्ट्रहित के नाम पर अधिनायक की इच्छा के लिए बलिदान कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रहित के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिनायक के पीछे पीछे चले, आंख बंद करके मूर्खों के समान। तो इस तरह से लोकतंत्र का विरोधी होने के नाते हम फांसीवाद की आलोचना करते हैं। फांसीवाद लोकतंत्र को मूर्खों का शासन बताता है और इसके पीछे, इसके आड़ में अपने निरंकुश शासन की स्थापना वो करता है और लोकतंत्रीय आस्थाओं को खत्म कर देता है। इस तरह से सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में लोकतंत्रीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। फांसीवाद असमानता को प्रकृति का गुण मानकर समानता का विरोध करता है। यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए येन केन प्रकारेण वो ये सिद्ध करता है कि लोकतंत्र एक खराब व्यवस्था है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता एक उन्नत और सभ्य समाज की आवश्यक पहचान होती है। आज लोकतंत्रीय युग में स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, इन सबको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए फांसीवादी विचारधारा स्वतंत्रता और लोकतंत्र के इस युग में पूरी तरह से अमान्य है और अनुचित है। इसके अलावा फांसीवाद जो है राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन, जबकि वास्तव में देखा जाए तो राज्य
साध्य न होकर के साधन है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए सभी व्यक्ति मिलकर के अपने राजनीतिक जीवन की, अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये कहना कि राज्य साध्य है और व्यक्ति उसका साधन बिल्कुल गलत है। फांसीवाद राज्य को साध्य मानता है और ये कहता है कि व्यक्ति को अपनी समस्त इच्छाओं को राज्य के हित में बलिदान कर देना चाहिए। और यहाँ राज्य का हित क्या है? फांसीवाद ने अपने राज्य हित को अधिनायक के का हित बना लिया। राज्य हित की आड़ में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को अधिनायक या नेता या तानाशाह अपने आप में समेट लेता है। तो इस तरह से अपनी तानाशाही को चलाए रखने के लिए समस्त व्यक्तियों की इच्छाओं का बलिदान वो कर देता है, ये कहते हुए कि ये राज्य हित ही व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का कभी भी विकास नहीं हो सकता। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। वो अपने समाज के हित और अहित को अच्छी तरह से जानता है। उसका कल्याण ही समाज का कल्याण है, यानी व्यक्ति का कल्याण होगा तभी समाज का कल्याण होगा। आज के आधुनिक राज्य का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण करना है। आज कल्याणकारी राज्य के युग में हम रहते हैं। राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है। व्यक्ति अपनी सर्वांगीण विकास के लिए राज्य का निर्माण व्यक्ति ने किया है, राज्य का विकास हुआ है। राज्य व्यक्ति की इच्छा के लिए कार्य करने का एक उत्तम साधन है, लेकिन फांसीवादी व्यक्ति को एक मशीन मान करके राज्य का एक अवयव बना देते हैं और राज्य के लिए बलिदान कर देते हैं। तो राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की स्थिति एक दास के समान हो जाती है। फांसीवादी ये भूल जाते हैं कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है जिसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करने में योगदान देना है। इसलिए फांसीवादियों के द्वारा राज्य को साध्य मानना गलत है। इसके बाद फांसीवाद अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। फांसीवाद एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था है जो शक्तियों के केंद्रीकरण द्वारा स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देता है। यानी फांसीवाद ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने एक नेता की बात सुननी चाहिए और आंख बंद करके अपने तर्क और विवेक का इस्तेमाल किए बिना उसका अनुगमन करना चाहिए। राज्य हित के नाम पर इसमें अधिनायक की स्थिति को मजबूत किया जाता है जो अपनी इच्छा के अनुसार पूरी जनता को चलाता है। इसमें व्यक्ति की इच्छा का राष्ट्र के प्रति अंधश्रद्धा के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। इसमें अधिकार नाम की कोई वस्तु नहीं होती। व्यक्ति की समस्त गतिविधियों पर राज्य और उस पर शासन करने वाले निरंकुश शासक का नियंत्रण बना रहता है। व्यक्ति की समस्त स्वतंत्रताओं को कुचलकर जिस प्रकार तानाशाही शासक व्यवहार करता है उससे मानव समाज को हानि ही पहुंचती है। इससे विश्व शांति को भी खतरा उत्पन्न होता है। शासक की तानाशाही की जो नीति है वो जनता के आक्रोश का कारण बनती है। इस प्रकार के शासन का समय लंबा नहीं हो सकता और इसीलिए इटली और जर्मनी में थोड़े समय में ही ये तानाशाही व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। इसी तरह से अगर हम देखें तो फांसीवाद कला और विज्ञान की प्रगति में भी बाधक है, क्योंकि एक तो इनका ये मानना है कि फांसीवाद का ये मानना है कि बुद्धि और तर्क जैसी कोई चीज़ नागरिकों में नहीं होती। कुछ ही चुनिंदा व्यक्ति योग्य होते हैं जो शासन के लिए योग्य होते हैं। इसके अलावा फांसीवाद युद्ध को किसी भी राज्य का गौरव मानता है और ऐसी युद्धवादी, सैनिकवादी, साम्राज्यवादी और अबुद्धिवादी विचारधारा में कला और विज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसके अलावा फांसीवाद राज्य में शिक्षा, कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण रखता है, जबकि कला और विज्ञान की उन्नति हमेशा विचारों की स्वतंत्रता मांगती है। विचारों की स्वतंत्रता पर ही ये निर्भर है कि किसी राज्य में कला और विज्ञान की कितनी प्रगति होती है। व्यक्ति की विचार की स्वतंत्रता पर राज्य का अंकुश लगा रहता है। तो किस प्रकार से कला और विज्ञान की प्रगति संभव है ऐसे राज्य में? क्रोकर ने कहा है कि राष्ट्र के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को केंद्रीकृत कर दिए जाने पर उच्च ज्ञान, साहित्य और कला के विकास की संभावना लुप्त हो जाती है। साहित्य, कला, विज्ञान और दर्शन
जैसे मूल्यों का स्वस्थ विकास तभी संभव है जब समाज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में शांतिपूर्ण जीवन जीने की स्थिति में हो। फांसीवाद के निरंकुश शासन, फांसीवाद में तो निरंकुश शासन होने के कारण व्यक्ति और समाज की समस्त गतिविधियों पर राज्य का पूरी तरह से कठोर नियंत्रण बना रहता है और इसके कारण कला, साहित्य और विज्ञान इनका विकास होना असंभव है। इसलिए फांसीवादी व्यवस्था कला और विज्ञान के विकास में बाधक है। फांसीवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण के विरुद्ध है। फांसीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का लक्ष्य होता है राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना। वास्तव में ये अधिनायक की जो अधिनायक है, अधिनायकवादी शासक है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। यहाँ राष्ट्रहित के नाम पर अधिनायक के हितों की पूर्ति करवाई जाती है। पूंजीवाद का पोषण होता है और श्रमिकों का अहित होता है। यहाँ श्रमिकों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते, हड़ताल करने का अधिकार नहीं होता, ताकि और इससे वो अपने अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। फांसीवादी श्रमिकों की स्वतंत्रता को छीनकर पूंजीपतियों को की ही तरफदारी करता है। इस तरह से फांसीवादी अधिनायकवाद पूंजीवाद का ही एक उन्नत रूप है। इसी तरह इसमें आम जनता की आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का निर्माण करके जन कल्याण की उपेक्षा की जाती है। तो इस तरह से फांसीवाद समाजवाद का भी विरोधी है। ये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के व्यक्तिगत लाभ को राष्ट्रीय हित के लिए विनियोजित करा करके निजी उद्योगों को ही बढ़ावा देता है और ऐसी स्थिति में न तो श्रमिकों का भला हो सकता है और न ही आम जनता का। तो इस तरह से फांसीवाद अर्थव्यवस्था, फांसीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो जन कल्याण के विरुद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं कि फांसीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। न तो इसका कोई निश्चित सिद्धांत है और न ही दर्शन है। समय समय पर विभिन्न फांसीवाद विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति है, उन्होंने अवसर के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन सिद्धांतों को प्रयोग किया, उन्हीं सिद्धांतों का एक बेमेल समूह है जिसका एक ही उद्देश्य है अवसरवादिता, अपने कार्यक्रमों को, अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इसका आधार लोहे और टीन की हथकड़ियां हैं, यानी ये शक्ति और बल के आधार पर राज्य को ताकतवर बनाने का इनका उद्देश्य है। सेबाइल ने लिखा है कि फांसीवाद हीगलवादी राष्ट्रवाद, प्लेटो के कुलीन तंत्रवाद, बर्गसन के अविवेकवाद को संयुक्त करके इनको व्यवहारिक रूप में लागू करने में सफल रहा है। यानी ये हीगल की जो आदर्शवादी राष्ट्रवाद की अवधारणा है उससे प्रेरणा ग्रहण करता है, जिससे कि राष्ट्र को एक पवित्र आस्था का विषय मानता है, जिसके भीतर प्रत्येक व्यक्ति को विलीन हो जाना चाहिए। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति शासन के योग्य नहीं होता, ये भावना प्लेटो के कुलीन तंत्र से ग्रहण करता है। और बर्गसन के अविवेकवाद, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि का इस्तेमाल न करके अपने नेता की बात मानते हुए राष्ट्रहित पर कुर्बान हो जाना चाहिए। ये सिद्धांत जो है अलग अलग दर्शन के आधार पर, जिनके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ तर्क है, लेकिन इनका बेमेल योग करके फांसीवाद ने एक अवसरवादी विचारधारा का प्रतिपादन कर दिया और एक अवसरवादी रूप में इसको लागू करने का प्रयास किया। एक ऐसा दर्शन है जो गिरगिट की तरह और बहुरूपियों की तरह अपना रंग बदलता है और भेष बिगाड़ता रहता है। यानी इसका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करना, अपने जो स्वार्थ है उनको पूरा करना, अधिनायक की शक्ति को बढ़ाना और अपनी तानाशाही को कायम रखना, भले ही इसको किसी भी सिद्धांत या आदर्श की आड़ में ऐसा करना पड़े। इसमें परस्पर विरोधी तत्वों को भी जोड़ दिया जाता है और राष्ट्रहित के नाम पर उनको सही ठहरा दिया जाता है। मैकियावेली की अवसरवादी का नीति का पूरा पालन करता है। तो इस प्रकार की अवसरवादिता विश्व समाज के विकास में बाधक होती है। इसमें अस्वरूप जो परंपराएं होती है उनका जन्म होता है और सामाजिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए यह अवसरवादिता की नीति पूरी तरह से अव्यावहारिक और असंगत है। फांसीवाद एक युद्ध का समर्थन करता है, इसलिए एक शक्ति का दर्शन है। युद्ध और हिंसा का प्रबल समर्थक है और
शक्ति ही राज्य का आधार ये मानता है। मुसोलिनी ने स्पष्ट कहा था कि या तो इटली का प्रसार होना चाहिए या उसको मर जाना चाहिए, यानी पूरी तरह से साम्राज्यवाद पर आधारित विचारधारा है। फासीवाद किसी भी विरोधी को शक्ति के द्वारा कुचल देने के प्रबल समर्थक है। उनके शासन का आधार जन इच्छा न होकर के शक्ति है। जन इच्छा न होकर के उनकी जो शक्ति ही उनकी प्रत्येक स्थिति का उनका शक्ति के आधार पर वो शासन करना चाहते हैं और शक्ति ही उनका ध्येय है। वे शक्ति के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को कायम रखते हैं और उसके माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। उनके दर्शन में उदारता जैसी कोई वस्तु नहीं है। शक्ति के उपासक होने के कारण मुसोलिनी और हिटलर का अनिवार्य प्रसार मानव जाति के लिए घातक हो गया था और शक्ति पर आधारित शासन और शासक दोनों का अंत अवश्यंभावी है। फरेरो ने लिखा है कि एक शक्ति जिसका निर्माण करती है, दूसरी शक्ति उसका अंत कर देती है। शक्ति का दर्शन सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं हो सकता। आज का सभ्य समाज इसका विरोध करता है। इसके अलावा धर्म और राजनीति को इसने मिला दिया था। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए धर्म के साथ इन्होंने संधि करके धर्म के साथ गठबंधन जो किया वो गलत है। फासीवादी धर्म और राजनीति को एक करके मनुष्य की राजनीतिक चेतना का इस तरह से नुकसान करते हैं। एक रूढ़िवादी समाज की निशानी है, प्रगतिशील समाज की निशानी इसको हम नहीं मान सकते। प्रगतिशील समाज सदैव राजनीति और धर्म को अलग रखता है। राजनीति में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना एक सभ्य समाज की निशानी है, जबकि फासीवादियों ने, मुसोलिनी ने पोप और चर्च का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक संधि उनसे की थी। भारत में धर्म को राजनीति से दूर रख करके प्रगतिशील समाज की स्थापना की गई है। धार्मिक उन्माद, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा ही सामाजिक विघटन का कारण रहे हैं। इसलिए राजनीति में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा फासीवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। फासीवाद की जितनी भी विशेषताएं हमने देखी, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने के कारण फासीवाद किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं हो सकता। ये मानव के अधिकारों की उपेक्षा करता है। मानव के अधिकारों के बजाय ये कर्तव्यों पर बल देता है। इससे उस मनुष्य की जो रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, उसका ह्रास होता है और उचित वातावरण न मिलने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। ये केवल व्यक्ति को आज्ञा पालन सिखाता है। अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बंद करके नेता की बात को मानना चाहिए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को सिखाना चाहता है। आज संसार के प्रत्येक देश को नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही है। फासीवाद अधिकारों के नाम पर कर्तव्यों को थोपकर व्यक्ति के संपूर्ण विकास में बाधा पहुंचाता है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों का समुचित रूप से होना व्यक्ति के विकास का सूचक है। फासीवादियों ने व्यक्ति के अधिकारों को छीन करके उसके व्यक्तित्व का नाश किया। इसके बाद हम देखते हैं कि फासीवाद युद्ध और हिंसा का समर्थन करता है। फासीवाद युद्ध और हिंसा में गहरा विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास के कारण, इन्हीं कृत्यों के कारण, इन्हीं कार्यों के कारण विश्व समाज द्वितीय विश्व युद्ध की आग में गिरा। इसी फासीवाद की वजह से पूरे विश्व को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। और आज हम जानते हैं कि युद्ध और हिंसा सभ्यता का हमेशा पतन करती है, विकास नहीं। सभ्य समाज कभी भी युद्ध और हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन फासीवाद ने युद्ध और हिंसा का पूरी तरह से समर्थन किया। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास, मनुष्य के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इसने जरूरी बताया कि युद्ध आवश्यक है। शांति को उसने ठहरे हुए पानी के समान सड़ा हुआ पानी बताया, जबकि युद्ध प्रत्येक राष्ट्र के लिए, उसकी चेतना के लिए आवश्यक बताया। अगर ये बात आज लागू की जाए तो पूरा विश्व अशांत हो जाएगा। इसलिए ये एक असभ्य और जंगली विचार है।
आज इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा फाशीवादी विचारधारा है। इसकी उग्र राष्ट्रीयतावाद की जो भावना है वो विश्व बंधुत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अविवेकवाद पर आधारित विचारधारा है जो प्रगतिशील समाज के रास्ते में एक बाधा है। छल कपट आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्वास सहयोग पर आधारित है और छल कपट की इसमें कोई जगह नहीं है। अवसरवादिता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरार पैदा करती है जिससे कि विश्व शांति खटाई में पड़ती है। इसलिए आज ये जो अवसरवादी विचारधारा है आज के विश्व समाज में मानी नहीं जा सकती। आज अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है जहाँ प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का विकास दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से फासीवाद एक ऐसा विचार है जो दानवीय विचार है, मानव सभ्यता को नष्ट करने वाला है। शक्ति और हिंसा पर आधारित कोई भी विचारधारा पूरे विश्व के लिए, व्यक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए कभी भी सहायक नहीं हो सकती। और इसने इटली और जर्मनी, न केवल इटली और जर्मनी बल्कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाया। दूसरा विश्व युद्ध इन ताकतों ने अपनी जो भीषण साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी उसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध को न्योता इन्होंने दिया। इटली और जर्मनी में फासीवादी ताकतों ने जितना जन इच्छा को दबाया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जनता को अपने ही इन शासकों से घृणा हुई। आज विश्व में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन तथा अफगानिस्तान के तालिबान शासन का जो हश्र हुआ वो सर्वविदित है। इराक के तानाशाह सद्दाम को अपना आदर्श मानने वाली जनता आज उनसे घृणा करती थी और जो अंत हुआ वो अवश्यंभावी था क्योंकि किसी भी निरंकुश अत्याचारी का यही अंत होना आवश्यक था। इसी प्रकार जिन भी देशों में फांसीवादी तत्व है, सर्वाधिकारवादी तत्व है या तानाशाही तत्व है, उनका भी देर सवेर अंत होना आवश्यक है। आज विश्व समाज फांसीवाद को एक घृणित वस्तु के रूप में देखता है, इसलिए फांसीवाद एक घृणास्पद विचारधारा है। इसका महत्व तत्कालीन समय में हो सकता था, लेकिन आज के लोकतांत्रिक समाज में इसका महत्व किसी भी रूप में नहीं है।